बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। जहाज़ का कप्तान अगर बासलाहियत और हौसलामंद हो तो समंदर में पैदा होने वाली तुग़यानी भी उसके अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती, और अगर इस कप्तान का साथ देने के लिए उसका नायब बीच मझधार में उसके शाना बशाना खड़ा हो तो नाव पार ही लग जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ कराची के नेशनल स्टेडियम में, जब कप्तान मोहम्मद रिजवान और उनके नायब सलमान अली आगा ने वो मुमकिन कर दिखाया जिसे 3 विकेटें गिरने के बाद शायकीन क्रिकेट नामुमकिन समझ रहे थे। सलमान अली आगा ने न सिर्फ अपने करियर की पहले वनडे सेंचुरी बनाई बल्कि मोहम्मद रिजवान के साथ रिकॉर्ड शराकत बनाकर रिकॉर्ड हदफ भी हासिल किया। इस फतह ने एक जानिब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान को एतमाद दिया तो दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम में बैठे आकिब जावेद को ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि वो ऐसी पिचों पर अपने फास्ट बॉलर्स को क्या गुर सिखाएं कि वो बैटिंग लाइन पर रन्स का बोझ कम डाल सकें। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, होम ग्राउंड पर रेड बॉल क्रिकेट में स्पिन ट्रैक से जो जादू पाकिस्तानी स्पिन बॉलर्स ने हरीफ टीमों पर डाला, उससे गुमान भी पैदा हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी में स्पिनर्स इस ट्रैक पर तहलका मचा देंगे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 मुल्की टूर्नामेंट के इब्तदाई 3 मैचों में 300 से ज़ायद रन्स 2 मरतबा हासिल करना ये पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान की पिचेस पर मैच हाई स्कोरिंग ही रहेंगे। सेमीफाइनल की हैसियत के हामिल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच में भी जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी पेस अटैक पर भरपूर हमले किए। टेम्बा बबूमा, मैथ्यू बर्डसी और हेनरिक क्लासन की निफ सेंचुरी ने 352 रन का मजमुआ तश्कील देने में अहम किरदार अदा किया। फ़खर जमान की बदौलत पाकिस्तान ने आगाज़ तो अच्छा किया, लेकिन 91 रन पर 3 विकेटें गिर जाने के बाद ग्रीन शर्ट्स को भरपूर धचका लगा। लेकिन फिर कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा ने तारीखी इनिंग्स खेली। दोनों ने चौथी विकेट पर पाकिस्तान की जानिब से बड़ी शराकत बनाई। आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान ने चौथी विकेट पर 38.1 ओवर की बल्लेबाजी में 260 रन की शराकत बनाई। इससे पहले ये एजाज़ 2009 में शोएब मालिक और मोहम्मद यूसुफ के पास था, जिन्होंने भारत के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था। सलमान अली आगा ने अपने वनडे करियर की पहली सेंचुरी बनाई और वो 103 गेंदों पर 2 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 134 रन बनाने में कामयाब रहे। कप्तान रिजवान ने भी अपने वनडे करियर की चौथी सेंचुरी बनाई और 128 गेंदों पर 3 छक्कों और 9 चौकों के साथ नाकाबिल शिकस्त 122 रन बनाने में कामयाब रहे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे मैच के प्लेयर ऑफ द मैच सलमान अली आगा और कप्तान मोहम्मद रिजवान की शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेट से शिकस्त देकर न सिर्फ 3 मुल्की सीरीज़ के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, बल्कि पाकिस्तान ने अपने वनडे क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी हदफ हासिल करके की। पाकिस्तान ने 49वें ओवर में 353 रन का हदफ हासिल किया। इससे पहले 2022 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 249 रन का हदफ हासिल किया था। तो 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड कामयाबी और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की कामयाबी के इम्कानात, पाकिस्तानी स्क्वाड और दीगर मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर और अपनी बॉलिंग से हरीफ टीमों को परेशान करने वाले आमिर। मोहम्मद आमिर साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड हदफ हासिल किया। मोहम्मद रिजवान ने बतौर कप्तान अपना भरपूर किरदार निभाया और उनके नायब सलमान अली आगा ने भी अपने कप्तान के कंधे से कंधा मिलाया। ये कामयाबी कितनी अहम होगी चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ से पहले आपके ख्याल में? देखिए, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब से चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा था, फिर परफॉर्मेंस भी वैसी आ रही थी। तो एज अ प्लेयर आप अंडर प्रेशर जाते हो, एज अ टीम आप जाते हो अंडर प्रेशर, क्योंकि राइट ऑन द कॉर्नर जो है चैंपियन ट्रॉफी इतना बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है और आप डिफेंडिंग चैंपियन हो, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि देखिए, एक जीत जैसे कहते हैं ना कि एक हार किसी टीम को डिस्क्राइब नहीं करती, इसी तरह एक जीत भी डिस्क्राइब नहीं करती कि आप चैंपियन ट्रॉफी के फेवरेट हो गए हो, क्योंकि वो जो चैंपियन ट्रॉफी है इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। वो बड़ा टूर्नामेंट है और जो 8 टीम्स हैं वो प्रॉपर जो है वो तैयार होके आएंगी। तो यस, जीतने से कॉन्फिडेंस आता है कि आपको वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्टअप होता है। यस, अगर पाकिस्तान अब फाइनल जीतता है ना, तो आई बिलीव कि पाकिस्तान के हाईली चांसेस हो जाएंगे अच्छा परफॉर्म करने के चैंपियन ट्रॉफी में। आमिर, हमारा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज़ का फ़ाइनल खेलना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम दबाव में आ जाते हैं अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करते, ये दोनों मैच हार जाते तो क्रेडिट गोज़ टू रिजवान एंड सलमान आगा। 353 रिकॉर्ड चेज़ हमने किया। अब मुझे ये बताइए कि ये मैच कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि 19 तारीख को भी हमने इसी मैदान पर न्यूजीलैंड के साथ ही खेलना है
और ये जो फाइनल है इसकी क्या अहमियत अब आपके ख्याल में है, क्योंकि नफसियाती तौर पर तो जो भी टीम जीतेगी 19 तारीख को मैदान में उसका पलड़ा भारी होगा। देखिए या भाई, इससे पहले मेरा कंसर्न ये है कि आपकी इस फाइनल की जो प्लेइंग 11 होगी ना, मोस्टली वही चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच भी खेलेगी, ठीक है, जो मुझे लगता है। ठीक है, अब कंसर्न ये है कि आपने करना क्या है कि आपने तीसरा फास्ट बॉलर कौन सा खिलाना है। पहले तो मेरा सवाल ये है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि हसनैन आपको कंसिस्टेंट रन देंगे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस आपको पता है कि 6 साल से ऐसे ही है। तो आपको अब चैंपियन ट्रॉफी के टोटल 3 मैच है, तो हर मैच में आप टीम नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, ये जो फाइनल है, इस फाइनल की प्लेइंग 11 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो 11 खेलेंगे, अगर आप जीत भी जाते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो फिर वो आपके जो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस होंगे, आपकी प्लेइंग 11 मोस्टली 99% वो होगी, अनलेस कि कोई इंजरी ना हो। ठीक, तो पहले तो आपको प्लेइंग 11, क्योंकि कल अगर आप देखें 49th ओवर जो है क्या कर रहे थे, चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगा। 49th ओवर खुशदिल शाह कर रहे होंगे और वो 6 रन पे मैच निकाल देंगे, ओवर निकाल देंगे, ऐसे नहीं होगा। अगर इंडिया के खिलाफ 49th ओवर खुशदिल कर रहे होंगे, तो इट मींस कि आप मैच में बैकफुट पे हो। तो आपको पहले तो आपको अपने फास्ट बॉलर का कॉम्बिनेशन ढूंढना है कि पहले ये हमारे जो 3 फास्ट बॉलर हैं ये कौन से खेलेंगे। या शहीन नसीम का मुझे अंडरस्टैंड आता है कि वही चॉइस है, फर्स्ट चॉइस वही होंगे। तीसरा आपके साथ कौन होगा, पहले तो आप अपना प्लेइंग 11 सही करें। जीतना हारना मैं बात की बात कर रहा हूं, जब तक आपका प्लेइंग 11, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। तो मुझे ये बताइए कि हारिस रऊफ को आपने देखा होगा, ट्राई सीरीज से वो आउट हो गए हैं, तो अब सवाल जो लोगों के जहन में है वो ये है कि क्या हारिस रऊफ मुकम्मल रिदम के साथ आपको 4 दिन में 2 हाई वोल्टेज मैच खेलने हैं, 23 को दुबई में, 19 को न्यूजीलैंड के साथ। देखिए या भाई, अगर तो हारिस को साइड स्ट्रेन है ना, तो ये 6 वीक से पहले ठीक नहीं हो सकता। अगर तो कोई हल्की फुल्की साइड खिंची है, कोई मतलब उसको स्टिफनेस फील हो रही है, तो ये एक डिफरेंट चीज है। अगर उसको वाकई ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का साइड स्ट्रेन है, क्योंकि ये मुझे हुआ था आज से 2-3 साल पहले PSL में, नो मैटर व्हाट आप जो मर्जी कर लें, ये 6 वीक्स लगते हैं जुड़ने में इसके, उसके बाद इसका रीहैब स्टार्ट होता है। अगर तो उसको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का स्ट्रेन है, साइड स्ट्रेन, तो फिर तो चैंपियन ट्रॉफी मुझे नहीं लगता वो खेल सकता है। नहीं, लेकिन अभी तो आपने उनको टीम में रखा है, और जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि जो अब नया रूल है, या बहरहाल ICC की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आपका टीम में प्लेयर जो कि 11 तारीख से पहले आप तब्दील कर सकते थे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अगर तो आप किसी को बोलेंगे कि भाई अनफिट हो गया है, लेकिन वो डेडलाइन से पहले ही अपनी पुरानी इंजरी को कैरी कर रहा है, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे फिर वो। तो देखिए, मुझे लगता है करना भी नहीं चाहिए हारिस। देखिए, एक चैंपियन ट्रॉफी के 3 मैचेस के लिए आप अपना करियर दांव पे नहीं लगा सकते, और मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी करनी भी नहीं चाहिए। अगर उसको साइड स्ट्रेन है तो मुझे नहीं लगता कि उसको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि वो नहीं दे सकता 100%। साइड स्ट्रेन है, मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ वो नहीं डिलीवर कर सकता, वो ये पेन जा ही नहीं सकता 6 वीक से पहले। ये साइड स्ट्रेन सबसे बुरी जो इंजरी है ना, जो सबसे लंबा टाइम लेती है, वो साइड स्ट्रेन, क्योंकि इतना इसके जो पतले होते हैं, ये सांस लेते हुए भी यूज होते हैं। अगर आप खांसी भी करते हो तो आपको दर्द होता है, आप छींक भी मारते हो आपको दर्द होता है, ये सबसे लेट रिकवर करते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर उसको साइड स्ट्रेन है तो वो 6 वीक से पहले रिकवर कर सकता है। तो आमिर, उनका स्कैन भी कराया है और आपने उनको ट्राई सीरीज से तो आउट कर दिया, लेकिन 1 हफ्ते में आपको लगता है कि वो एलिजिबल होंगे खेलने के लिए? क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, टीम मैनेजमेंट है, वो तो देख रहे हैं। आप देखिए 13 तारीख हो गई है, 19 को पहला मैच है, अभी तो उसको 1 वीक रेस्ट मिलेगा। 19 में डायरेक्ट मैचेस तो नहीं खेल सकता ना वो, कि 19 तारीख को वो जाके सीधी बॉलिंग शुरू कर देगा, ऐसा तो ही नहीं सकता। उससे पहले उसको नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको बाउंसर यॉर्कर करके देखना पड़ेगा कि मेरी इंजरी ठीक भी है कि नहीं। 19 को वो डायरेक्ट तो नहीं वो कर सकता, मुझे नहीं लगता कि अभी वो बॉलिंग भी कर रहा होगा, अभी तो वो कुछ भी नहीं कर रहा होगा, तो 19 को वो मैच कैसे खेल सकता है? हो नहीं सकता। ठीक हो गया आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते मुझे ये भी बता दीजिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमने ओपनर नहीं रखा, बाबर आजम को ओपन कराने का फैसला ठीक है? यार, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, मेरी स्ट्रेंथ क्या, अगर मुझे नया बॉल नहीं करवाया जाएगा तो मेरा यूजेज नहीं है, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ है नया बॉल, और मुझे अपनी स्ट्रेंथ के साथ स्टिक करना चाहिए। बाबर की जो स्ट्रेंथ थी वो नंबर 3 है,
उसकी वो स्ट्रेंथ है, उसको पता है कि वहां से इनिंग्स को बिल्ड कैसे करना है। ओपनर का रोल ही T20 में चल जाता है, वनडे में और टेस्ट में रोल ही डिफरेंट है कि उसको फेजेस में करना पड़ता है कि ये जो 10 ओवर है मैंने चार्ज लेना है, अगले 10 जो ओवर है मैंने पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, वो रोल ही डिफरेंट है। बाबर यस इज अ बिग प्लेयर, लेकिन मुझे लगता है कि उसको नंबर 3 पे ही खेलना चाहिए था, ये उसकी स्ट्रेंथ है। यस जब आप फंसे होते हो ना तो आप डिफरेंट चीजें ट्राई करते हो कि शायद मैं इधर से रन कर लूं या उधर से, तो मेरा एक मोमेंटम आ जाएगा। आमिर आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन जो एक अहम सवाल है जो कि लोग हमसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि यार अभी हारिस रऊफ जब इंजर्ड हुए तो आकिब जावेद को टीम में लिया गया, और कहते हैं यार मोहम्मद आमिर को टीम में क्यों नहीं लिया, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मोहम्मद आमिर को टीम में होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ज़रा आप ही इस बात का खुलासा कर दें कि क्यों आपको नहीं ले रहे, क्या वजह है? देखिए या भाई, आपको भी पता है, आप इस फील्ड से काफी जुड़े हुए, काफी अच्छा हो गया आपका इतना एक्सपीरियंस, आपको हर चीज की अपडेट होती है। मैं आपको पता है ऑफिशियली रिटायर हो चुका हूँ, और मैं कैसे खेल सकता हूँ जब एक ऑफिशियली प्लेयर एक रिटायर्ड है तो वो खेल नहीं सकता। और जब मैं वर्ल्ड कप खत्म भी हुआ था, आपको भी पता था कि मैं बोर्ड के प्लान्स में नहीं था, तो मैंने तो तभी जो है एक अपना एक फ्यूचर प्लान डिसाइड कर लिया था कि ठीक है जी, आगे मैंने कैसे लेके चलना है। तो यस, लोगों का प्यार है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी का जब जिक्र आता है, आपको पता है 2017 में हम इंडिया से जीते थे फाइनल ओवल में, तो वो लोगों को एक जो है ना वो याद रहती है। और हमारे आपको पता है क्रिकेट फैन जो है काफी क्रेजी हैं, प्यार भी करते हैं। यस, लोगों का प्यार है, लेकिन मेरे तो कोई चांसेस नहीं है ना खेलने के। चलें जी, आमिर ने ख़ुद खुलासा कर दिया है कि क्यों आमिर चैंपियंस ट्रॉफ़ी के स्क्वाड में मुंतखब नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। आमिर से चैंपियंस ट्रॉफ़ी में टीम पाकिस्तान और भारत के मुकाबले पर भी बात करेंगे और दीगर मौज़ूआत पर आमिर से मज़ीद बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में अपनी तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल करके एक बार फिर सबको हैरान कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान टीम के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान मोहम्मद रिजवान से सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने कहा था कि पाकिस्तान टीम पर भरोसा रखें, आज तो वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म करने में कामयाब हुई, लेकिन पाकिस्तान टीम मुस्तकिल मिजाजी की कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं दिखा पाती। इस पर मोहम्मद रिजवान ने क्या जवाब दिया, आइए आप भी देखिए। बताइए कि आपने कल परसों कहा था कि पाकिस्तान टीम पे भरोसा रखो, तो एक दिन ऐसा होता है कि 330 चेज नहीं होते, एक दिन 350, तो ये वरिंग है कि तसलसल नहीं आ रही कारकर्दगी में? यार इस जवाब इसका बहुत लंबा है, क्योंकि थोड़ा सा ये है कि अनप्रेडिक्टेबल जो बात हमारे नज़दीक कही जा रही थी ना, तो अगर हमारा कल्चर आप देख लें, कल्चर्स उसका शुरू से ही ऐसा ही है। हमारे बच्चे को आज तक पता नहीं चलता कि मैंने कहाँ क्या बनना है, स्कूल में भी ऐसे ही चल रहा है। इसलिए अगर आप हमारी क्रिकेट देख ले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक ही तरह है, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ऐसे ही है, और यहाँ पे जाके भी ऐसे ही चल रहा है। तो ये कि हमारी सारी चीजें ऐसी चल रही है कि आपको मतलब बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि हमने वन साइड चीजों को हरवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हम पूरी अपनी एफर्ट कर रहे हैं। और इसमें मेरे ख्याल से हमारी क्रिकेट का सिर्फ कसूर नहीं है, हमारे कल्चर्स प्रोग्राम ऐसे बढ़ रहा है कि हमारे बच्चे को ना समझ में नहीं, प्रेडिक्टेबल बचपन से लेकर अंत तक ऐसे ही चल रहा है वो। जी मोहम्मद आमिर साहब, कप्तान कह रहे हैं कि हमारा कल्चर ही ऐसी है, हमें कुछ पता ही नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल इसलिए हमें कहा जाता है। हम ऑस्ट्रेलिया से किसी दिन जीत जाते हैं, फिर जिम्बाब्वे से हार जाते हैं। वैसे ये तो हुआ है हालिया में। मैं जो उन्होंने बात किया काफी, आई थिंक मैं अगर जवाब दूंगा तो बहुत सारे ववेले मच जाएंगे। कल्चर को तो उन्होंने कहा, उन्होंने सिस्टम को नहीं कहा ना। तो कल्चर में तो सिस्टम आता है। सिस्टम अनप्रेडिक्टेबल है ना सिस्टम, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल 2 साल से क्या हो रहा है। साल में 4 चेयरमैन चेंज हो गए, सिलेक्टर्स चेंज हो गए, कोचेस चेंज हो गए, कप्तान चेंजेस हो गए, तो ये चीजें तो लग जाती हैं। फिर जब आप इस तरह का तैयारी इस तरह की करते हैं तो रिजल्ट उसी तरह के आते हैं। यस, रिजवान ने बिल्कुल एक बात की है, क्योंकि आपको एक कल्चर, आई थिंक उसके कहने का मतलब ये था कि वो स्ट्रेट वर्ड्स में कह नहीं सके। सिस्टम को अगर आपने शुरू से एक तरीके से चलाया होता है ना, सिस्टम का स्टेप बाय स्टेप जो चीजें आती हैं, अगर आप उस चीज को फॉलो करते हैं तो वो आपकी टीम पे भी अप्लाई होती हैं। क्योंकि हमारा सिस्टम अगर आप देखें ना, क्रिकेट का डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल लेवल तक, वो बिल्कुल ऐसे है। किसी को, मुझे नहीं लगता, इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि फहीम को पता भी होगा कि उसका चैंपियन ट्रॉफी में स्क्वाड में नाम आ जाएगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल से जो है जो फहीम है वो टीम का हिस्सा नहीं था।
ठीक है, खुशदिल साल 1.5 साल से टीम का हिस्सा नहीं रहे, वो एकदम से आ गए, तो आपके सिस्टम ने ही, क्योंकि आपका सिस्टम ऐसा बना हुआ कि प्लेयर को पता ही नहीं है कि उसने क्या करना है। तो जब प्लेयर को पता ही नहीं होता कि वो टीम में कब आएगा, टीम से बाहर कब हो जाएगा, तो जब आप उस चीज को कलेक्ट करते हैं तो एज अ टीम परफॉर्मेंस ऐसी आती है। कभी अब जैसे रिजवान और सलमान ने कर दिया, कंसिस्टेंट हमारी परफॉर्मेंस ऐसे कभी भी नहीं आती। आप देख लीजिएगा बैटिंग में भी कभी ऐसे, क्यों कि हम प्लेयर्स को लेके भी ऐसे ही आते हैं कि उस बेचारे को पता भी नहीं होता वो टीम में आ जाता है, पता भी नहीं होता टीम से बाहर हो जाता है। तो हम एज अ इंडिविजुअल चलते हैं, हम एज अ टीम नहीं चलते। तो हम एक दो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे चलते हैं। जब हम प्लेयर्स टीम की परफॉर्मेंस पे चलेंगे तो आपको लगातार परफॉर्मेंसेस मिलेंगी। अच्छा मोहम्मद आमिर साहब, आप एक बेहतरीन फास्ट बॉलर रहे, आपकी डेथ ओवर में बॉलिंग सब ने ही इंजॉय की। बहुत सारे मौक़े ऐसे हैं जहां पाकिस्तान को आपने कामयाबी से हमकिनार किया। लीग में भी टीमों को कामयाबी दिलवाने में आपकी बॉलिंग ने मरकज़ी किरदार अदा किया। हमने जो जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता रोज़ मैच खेला, उसमें आखिरी 10 ओवर्स में पाकिस्तानी बॉलर्स ने 110 रन दिए। सलमान अली आगा के अलावा मोहम्मद रिजवान ने सारे बॉलर्स आजमा लिए, लेकिन ना क्लासन का बल्ला रुका, ना दीगर जनूबी अफ्रीकी बैटर्स का। इसका क्या तोड़ होना चाहिए आपके ख्याल में? क्योंकि हमने जो कदाफ़ी स्टेडियम में न्यूजीलैंड से मैच खेला था, वहाँ भी आखिरी 10 ओवर में ही मैच तब्दील हुआ था। देखिए ये है भाई, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। हमेशा पहले टूर्नामेंट में जाने से पहले ना, तो हमारा एक एम होता है कि चलो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है ना, इस टाइम फॉर्म में है। ठीक है, हम अगर आप देखें 90% हम हर टूर्नामेंट से पहले यही बात करते हैं कि यार पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है वो फॉर्म में। लेकिन इस दफा जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो वरिंग्स आए ना, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग फॉर्म में नहीं। अपार्ट फ्रॉम शहीन, अगर आप कह सकते हैं, क्योंकि शहीन शुरू के 5-7 ओवर बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप दीगर बॉलर्स देखें तो वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। नसीम जो है इज अ वेरी गुड बॉलर, लेकिन जब से वो इंजरी से आए हुए हैं ना, उनकी फॉर्म बिल्कुल नहीं लगी हुई। और जब आपकी फॉर्म भी नहीं लगी होती और आपको ऐसी विकेटें मिलती हैं, जो भी है पाकिस्तान की थोड़ी सी विकेटें बैटिंग को यस फेवर करती हैं, लेकिन उसका आपने तोड़ निकालना होता है कि यार अगर इन विकेटों पे स्विंग नहीं होगा तो मुझे कैसे बॉलिंग करनी है। अगर आप देखें, अब जो आपने फार्मूला थोड़ा सा चेंज करना होता है। अब हमने तीनों एक जैसे बॉलर खिलाए, शहीन मतलब 135, 140, नसीब 140, हसनैन जो है 140। आपको ऐसी विकेटों पे कई दफा आपको पेस को कट करना पड़ता है, जो हम बहुत कम करते हैं। अगर आप रात को भी देखें तो एंगीडी और जो बॉश थे वो 140 वाले बॉलर थे और उनको बड़े मजे से रन हो रहे थे, राइट। जैसे ही मोल्डर आए, पेस थोड़ी सी कट हुई, उन्होंने एंगल्स चेंज किया, विकेट टू विकेट बॉल किए, स्क्रैम्बल्ड सीम किए, वो ज्यादा इफेक्टिव लग रहे थे। तो कई दफा एज अ बॉलर या एज अ कैप्टन आपको ये सोचना होता है कि आप एक ही फार्मूला से ना बॉलिंग कर सकते ना एक ही फार्मूला से जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है लेके जा सकते हो। आपको कहीं ना कहीं इस सब बर्ड्स में रखना पड़ता है। अच्छा ठीक है, ये बैटिंग पैराडाइज है, यहाँ पे पेस को अच्छा मैनेज होगा, यहाँ पे मुझे ऐसा बॉलर रखना है जो 130, 135 लेकिन वेरिएशंस वाला हो। तो अब अगर आपको वेरिएशन भी लिमिटेड है तो आप डेथ ओवर्स में फिर फंसते हो। आमिर, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मोहम्मद आमिर को जनाब आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देखेंगे, इनके तबसरे तज़िये आप सुन सकेंगे। आमिर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की गुफ्तगू आपने सुनी और यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।